इन्होंने बोला अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवर्सेस हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट। ट्रेवर्सेस का मतलब होता है ट्रेवल्स, ठीक है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, ठीक। तो हमने कोई डिस्टेंस मान लिया, पहले तो डिस्टेंस वैसे ही मान लेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4x माना था ना, तो ऐसी टोटल डिस्टेंस 4x मान लेंगे। इसको बोल देंगे पॉइंट ए, इसको बोल देंगे पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस हो गया 2x। अब इतना डिस्टेंस वो वेलोसिटी v नॉट के साथ ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम। तो मानो कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि बी से सी तक, बी से सी तक, अच्छा इस वाले केस में ए से लेकर बी तक मान लिया कि टाइम लगता है t1, बी से सी तक मान लिया टाइम लगेगा t2, तो बेटा सी से डी तक जो है इसमें भी टाइम t2 ही लगेगा। आधा टाइम ये तो बाकी का आधा टाइम ये, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ। तो बी से सी तक वो ऑब्जेक्ट जाता है v1 वेलोसिटी के साथ, और सी से डी तक वो जाता है v2 वेलोसिटी के साथ। अब देखिएगा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द होल जर्नी इज, पूरी जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो देखना है। एवरेज वेलोसिटी इसकी देखेंगे तो तीन केस बनेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, when object travels केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, जब ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक ट्रेवल करेगा, तो उस दौरान की हम केस स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्टेंस, केस फर्स्ट है ना, तो डिस्टेंस d1 बोल दो। d1 कितना हो गया 2x, ठीक है। स्पीड, स्पीड को s1 बोल दो, तो ये कितना हो गया v नॉट। तो टाइम t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 अपॉन s1, मतलब 2x अपॉन v नॉट। सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे केस टू की। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी, जब ऑब्जेक्ट बी से सी तक ट्रेवल करता है तो उस दौरान की बात करेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस d2, ये कितना हो गया ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसको बोल दूंगा y। इसको मैंने y बोल दिया, b से c तक। इसको हमने y बोल दिया। स्पीड s2, इसको यहां से लेकर यहां तक वाली स्पीड कितनी बताई गई v1, v1 स्पीड हो गई। तो टाइम t2, t2 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2। तो t2 इज इक्वल टू d2 कितना है y और s2 कितना है v1, y अपॉन v1। ये हो गया। केस थर्ड, an object, case third, when object
ट्रेवल्स फ्रॉम सी टू डी, तब ऑब्जेक्ट जो है आपका सी से डी तक ट्रेवल करेगा। तो सी से डी तक जब वो ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डिस्टेंस 2x है, तो ये टोटल 2x। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए y, 2x माइनस वाई। d3 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, और जो स्पीड है s3 वो कितना दे रखा है v2। जो टाइम है t3, d3 अपॉन s3 मतलब 2x माइनस वाई अपॉन v2। t2 बोलिए, बिल्कुल सही। तो सिंस, या आप यहाँ पर लिखें फ्रॉम केस सेकंड एंड केस थर्ड। केस सेकंड और केस थर्ड को मैं देख रहा हूँ, तो केस सेकंड में भी टाइम t2 है और केस थर्ड में भी टाइम t2 है, तो दोनों टाइम t2 है। तो अब क्या करेंगे, तो दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ, दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो 2x माइनस वाई अपॉन वी टू, टू एक्स माइनस वाई अपॉन वी टू इज इक्वल टू वाई अपॉन वी वन। ये हो गया 2x अपॉन वी टू, एक्सपैंड करो, 2x अपॉन वी टू माइनस वाई अपॉन वी टू इज इक्वल टू वाई अपॉन वी वन, इज इक्वल टू वाई अपॉन वी वन। तो यहां से 2x अपॉन वी टू ये आ जाएगा किसके इक्वल, वाई अपॉन वी वन प्लस वाई अपॉन वी टू। तो 2x अपॉन वी टू इस तरफ हो गया, और इधर v1 और v2 का जब एलसीएम ले लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v1 v2। फिर ये v2 इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये v1 इधर वाले y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। v2y प्लस v1y। I could sit like this. ठीक है, ये हो गया v2y प्लस v1y। अब 2x अपॉन v2 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। फिर ये जो हमारे पास v2 है ना, इस v2 को, ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ इस तरफ। तो 2x कितना हो गया, 2x हो गया y मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2, और यहाँ डिनोमिनेटर में v2 था, ये न्यूमरेटर में आ गया v2 अपॉन में v1 v2। इस v2 से ये v2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 2x की वैल्यू हो गई y v1 प्लस v2 अपॉन v1। यहाँ तक सभी को क्लियर। हाँ, 2x की वैल्यू मतलब हमने x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल दी। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मुझे क्या करना है, हमारे पास ठीक है, अब हम कहेंगे देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो चाहे हमारा एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज स्पीड हो, दोनों सेम ही है। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि आपको कहीं और वैसे करना है। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारा कितना, 2x प्लस 2x, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है।
ठीक, 2x प्लस भाई ये वाला 2x है और ये वाला भी 2x ही आ जाएगा एक तरह से। आप चाहे तो इसको लिख लो इस तरह से कि यहाँ से a से b तक डिस्टेंस 2x था, ये वाला डिस्टेंस y था, प्लस जो ये वाला डिस्टेंस है ये है 2x माइनस वाई। इधर माइनस वाई से प्लस वाई कट गया तो 2x प्लस 2x ही बचा। डिनोमिनेटर में टोटल टाइम टेकन हमारे पास है t1 प्लस t2 प्लस t3, ना बोलकर t2 ही बोलेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t2, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूं। अब आप देखो 2x प्लस 2x ये हो गया 4x, 4x अपॉन डिनोमिनेटर में t1 कितना था, t1 की वैल्यू थी बेटा, कितना कैलकुलेट करा था हमने, 2x अपॉन वी नॉट, 2x अपॉन वी नॉट प्लस t2 जो है, t2 को आपकी मर्जी है, चाहे तो आप y अपॉन वी वन बोल दो, चाहे आप 2x माइनस वाई अपॉन वी टू बोल दो। तो मैं तो ज्यादा कंफर्टेबल y अपॉन वी वन में हूँ, तो मैं y अपॉन वी वन बोल दूंगा उसको। तो मैंने ये कह दिया y अपॉन वी वन प्लस y अपॉन वी वन प्लस y अपॉन वी वन। मैं तो y अपॉन वी वन ही बोल रहा हूँ दोनों को। अब ऊपर है 4x, नीचे है 2x अपॉन वी नॉट प्लस इधर भी v1 है इधर भी v1 है, तो दोनों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हो गया 2y अपॉन वी वन। ठीक है, 2y अपॉन वी वन। अब क्या करो, जैसे यहां से 2x की वैल्यू आई थी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस जगह से, y की वैल्यू लूं या 2x की वैल्यू ही डाल दें, 2x की वैल्यू डाल देते हैं चलो, पर ये ऊपर नीचे दोनों तरफ डालनी पड़ेगी, y की वैल्यू एक जगह डालनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू डालते हैं 4x अपॉन 2x अपॉन वी नॉट प्लस 2 अपॉन वी वन, तो ऐसे लिख लो, और जो y है y की वैल्यू हो जाएगी बेटा, यहां से मैं इस तरफ लिख रहा हूं ऐसे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये v1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x v1 अपॉन v1 प्लस v2। ये बता दो y की वैल्यू समझ में आई कि नहीं, बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज हो गई। अब क्या करेंगे अब न्यूमरेटर में यहाँ पर है 4x अपॉन डिनोमिनेटर में है 2x अपॉन वी नॉट। अच्छा मैंने 2 अपॉन वी वन लिखा था, y तो लिखा ही नहीं, तो y की वैल्यू डालेंगे यहाँ से 2x वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू, ये हो गया। तो यहाँ से मैं एक काम करूंगा, अब ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दोनों के न्यूमरेटर में, इसके भी न्यूमरेटर में 2x है, इसके न्यूमरेटर में भी 2x है, तो मैं 2x कॉमन निकालने वाला हूँ। अब 2x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन वी नॉट, यहाँ क्या बचा 2 अपॉन वी वन, 2v1 अपॉन v1 इंटू वी वन प्लस वी टू। शायद समझ में आ गया होगा सबको। भाई यहाँ तो 2x मैंने निकाल लिया तो 1 अपॉन वी नॉट बचा, इधर से भी मैंने 2x निकाल लिया तो क्या बचा, ये वाला 2 बचा और ये वाला v1 बचा, तो 2v1 अपॉन ये v1 इंटू वी वन प्लस वी टू, वी वन इंटू वी वन प्लस वी टू, ये हो गया। नहीं समझे, नहीं समझे, देखो डिनोमिनेटर में ये जो टर्म्स हैं इसमें न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में जो पहला टर्म है इसके न्यूमरेटर में भी 2x है, और ऐसे ये जो दूसरा बड़ा टर्म आ रहा है इसके न्यूमरेटर में भी 2x है, तो मैंने डिनोमिनेटर में से 2x कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर वाला 2x कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से 2x निकाला तो क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन वी नॉट, और जब यहाँ से 2x निकाला तो क्या बचेगा 2 इंटू वी वन, 2v1 अपॉन v1 इंटू वी वन प्लस वी टू, वी वन इंटू वी वन प्लस वी टू, 2x बाहर निकाल लिया। अभी इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में केवल 2 बचा अब। ठीक है, तो न्यूमरेटर में केवल 2 बचा, तो 2 डिवाइडेड बाई, अब 2 डिवाइडेड बाई, ऊपर तो 2 है और डिवाइडेड बाई ये पूरा ब्रैकेट, 1/v0 प्लस 2v1 अपॉन v1 इंटू v1 प्लस v2। अब आप एक बात बताओ, इस v1 से तो ये v1 कट गया। ठीक है, अब जब एलसीएम लिया जाता है तो क्या करते हैं, मतलब सेम टर्म होती है तब तो समझ में आता है, जब बिल्कुल अलग अलग टर्म्स है, इधर तो v0 है और इधर है v1 प्लस v2, तो ऐसे में जब एलसीएम लेंगे तो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई v0 और v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई हो गए, v0 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2, फिर v1 प्लस v2 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर आ गया v1 प्लस v2, और 2 जो है वो v0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया प्लस का 2v0। अब ये डिवाइड का साइन का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा v0 मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, v1 प्लस v2 प्लस 2v0। अब ये 2 न्यूमरेटर है और ये भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। सर नॉट, हाँ जी बोलिए। सर नहीं समझ आया। अच्छा, कौन सा वाला, ये वाला स्टेप या ये वाला स्टेप, या ये सर लास्ट थर्ड। ये वाला सर इससे ऊपर। इससे ऊपर वाला। आप ये देखो मैंने क्या करा कि जब ये डिवाइड का साइन है ना यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में हो जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो v0 इंटू v1 प्लस v2 तो न्यूमरेटर में आ गया, और v1 प्लस v2 प्लस 2v0 ये डिनोमिनेटर में आ गया, बस। ठीक है, ओके सर। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई v0 इंटू v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, ये है हमारी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही आंसर है इसका, ऑप्शन सी मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। Rajiv went from Delhi to Chandigarh and returned to Delhi on his motorbike. Returned to Delhi on his motorbike. Full stop. The odometer of that read 4,200 kilometer. The odometer of that read 4,200 kilometer at the start of trip. At the start of trip and
4,460 kilometer at the end of his trip. 4,460. At the end of his trip. At the end of his trip. Full stop. If Rajiv took 4 hours 20 minutes to complete his trip, if Rajiv took 4 hours 20 minutes to complete his trip, (4 hours 20 minutes to complete his trip), (4 hours 20 minutes to complete his trip, comma, then find the average velocity in kilometer per hour. Then find the average, इधर लिख रहा हूँ, find the average velocity in kilometer per hour. ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 6 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन डी है 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा, इन्होंने ना ये दिया है, राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड रिटर्न टू दिल्ली ऑन हिज मोटर बाइक। अब वो क्या है, वो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है और वापस चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाता है। द ओडोमीटर ऑफ दैट रेड 4,200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 4,460 किलोमीटर एट द एंड ऑफ दिस ट्रिप। इसका मतलब उसके आना जाना टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया। मैं 4,460 में से 4,200 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा, 260 किलोमीटर। तो दिल्ली से चंडीगढ़ आना जाना 260 किलोमीटर आ गया उसके जो ओडोमीटर है उसके रीडिंग में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया मेरे पास। फिर वो बोल रहे हैं इफ राजीव टुक 4 hours 20 minutes टू कंप्लीट हिज ट्रिप, पूरी ट्रिप जाना और आना उसको 4 घंटे 20 मिनट में उसने जाना आना कर दिया। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर। अगर देखिए एवरेज स्पीड पूछा जाता तो टोटल डिस्टेंस भी और टोटल टाइम टेकन भी है, तब तो मैं निकाल लेता उसको एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन करके। लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा भाई, हम दिल्ली से स्टार्ट करा हमने और घूम फिर कर वापस दिल्ली पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वो भी तो 0 ही हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, 0। अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन में भी तो एवरेज वेलोसिटी पूछी गई थी, ये स्ट्रेट लाइन मोशन था, हमने ए से स्टार्ट करके और डी तक पहुंचे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हम एक जगह से स्टार्ट करके दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, वहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं। ये सभी को समझ में आ गया 16 का 0 कैसे है आंसर। यस Yes, सर। sir. ठीक है? Yes, sir. चलिए जी, ओके। तो हम ये कहेंगे कि इसके सॉल्यूशन में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम टेकन कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है, जीरो ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, if velocity of an object decreases with time, then it is called, if velocity of an object decreases with time, then it is called option A retardation, ऑप्शन बी है डी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिसिलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें लिखें अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। A particle is traveling with a constant speed, full stop. This means option A है its position remains constant as time passes। its position remains constant as time passes। Option B, it covers equal distance in equal time intervals। it covers equal distance in equal time intervals। Option C, its acceleration is zero। Option D, it does not change its direction of motion।
इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए वो बोल रहे हैं कि अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया, इट्स पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पासेस। ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है ना कि वो जिस जिस पोजीशन पर खड़ा हुआ है उसी पोजीशन पर खड़ा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये तो गलत है। ठीक, उसके बाद बी है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, क्या ये ठीक है? ये तो ठीक लग रहा है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इसी को कांस्टेंट स्पीड अब बोलते हैं। सी है, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, तो आप ये देखिएगा कि एक्सेलरेशन की बात तो तभी आती है, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा वो मैंने मान लिया, लेकिन एक्सेलरेशन की बात तभी आती है जब वेलोसिटी की बात हो। यहाँ तो स्पीड की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, डी है, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वो चेंज कर ही नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन इसका बी लग रहा है मेरे को। आंसर देखता हूँ जरा इसका 18th का, does not change its direction of motion। 18 in constant speed acceleration does not change, so it covers equal distances in equal time intervals। बी ही है, बी है इसका। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अ पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। अरे भाई ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आ रहा है? सारे के सारे शांत बैठे हुए हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो तीन चार, चार बच्चों के तो जवाब आ गए, बाकी कहाँ पर है भाई? विहान, Yes, Yes, sir. sir. सोमिल, जानवी, Yes, sir. चलो बीच बीच में पूछना पड़ता है, कहीं सो तो नहीं गए? ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं अभी जरा पानी पी कर आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। नाइनटीन देखिए, अ पार्टिकल कैन नॉट बी a
A particle cannot be accelerated if its dash is constant. If its dash is constant. Option: speed, velocity, distance, displacement. स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बोल रहे हैं पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इफ इट्स डैश इज कांस्टेंट। क्या चीज कांस्टेंट रहे? देखिए स्पीड की तो बात नहीं करेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नोट करें। द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 12 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड the acceleration of a car that speeds up from 12 meter per second that speeds up from 12 meter per second to 30 meter per second in 15 seconds to 30 meter per second in 15 seconds is option 2.4 meter per second square, 2.4 meter per second square, option B 1.2 meter per second square, option C 2 meter per second square, option D 5.2 meter per second square। 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब क्या होता है द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। या आप फर्स्ट वाला इक्वेशन लगा दो तो फर्स्ट वाली इक्वेशन भी वही है, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन से ही फर्स्ट इक्वेशन आती है। तो मैं ये बोलूंगा कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार दैट स्पीड्स अप फ्रॉम 12 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड। तो आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए यहाँ पर। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? 15 सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। v है 30, u है 12 प्लस a इंटू t है 15। तो 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 15a। तो 15a इज इक्वल टू 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 18। तो a इज इक्वल टू 18 अपॉन 15। 3 5 जा 15 और 3 6 जा। सही है कि नहीं? कुछ गलत है? 5 1 जा 5
और 1.2 आ गया, ये 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। बताओ जी, क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके ओके। हाँ जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, if the displacement of an object is proportional if the displacement of an object is proportional if the displacement of an object is proportional to the square of time, is proportional to the square of time, comma, then the object is moving with अब इसमें देखिएगा ऑप्शंस, ऑप्शन ए है a uniform velocity, ऑप्शन बी है a uniform acceleration, ऑप्शन सी है an increasing acceleration, और ऑप्शन डी है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखिए ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है ना, ये दोनों तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी और डी तो भूल जाओ। हमने कहीं पर भी ऐसा देखा है कि एक्सेलरेशन पहले इतना था फिर इतना हो गया, ये तो नहीं देखा ना, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं देखा। वेलोसिटी का खूब देखा है कि पहले वेलोसिटी इतनी थी फिर बढ़कर इतनी हो गई, या पहले वेलोसिटी इतनी थी फिर घटकर जीरो हो गई, बॉडी स्टॉप कर गई। तो ये सब कुछ तो हमने देखा, लेकिन एक्सेलरेशन हमने देखा ही नहीं कहीं कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन अगर है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि या तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है या वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एस, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, वो टाइम के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, यानी कि टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ऐसा कौन सी इक्वेशन में होता है? सेकंड इक्वेशन। तो आप ये देखिएगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर मैं टाइम के स्क्वायर को बढ़ाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसमें एक्सेलरेशन भी तो आ रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, एक्सेलरेटेड मोशन की ही इक्वेशन होती है। जो तीनों इक्वेशन है आप देखिएगा, जो कोई भी बुक उठाएंगे आप, एनसीईआरटी उठाएं, लखवीर सिंह उठाएं, उसमें भी लिखा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ही इक्वेशन होती है। तो वही इन्होंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है कि नहीं, इस वजह से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, सर। चलिए जी, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। बाकी फिर एमसीक्यूज अब कल से जो है ना, मैथ्स के भी एमसीक्यूज उठाने शुरू करेंगे। तो कल मैथ्स का करेंगे, कोई एक चैप्टर उठा लेंगे या शुरुआत से करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके यू सर। Thank you, sir. ओके ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।